अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमदद। नए वज़ीर आज़म के लिए इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो गए हैं, नाम फाइनल कर लिया गया है और बड़ी खबर यह है कि नया निगरान वज़ीर आज़म अक्टूबर में इतलात के मुताबिक जो फार्मूला सामने आ रहा है उसके मुताबिक जनाब अक्टूबर में अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लेगा और नए निगरान सेटअप के लिए इमरान खान साहब को भी एतमाद में लिया जाएगा। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब उस निगरान सेटअप के ऊपर भी ये कह दें मैं नहीं मानता, लेकिन ये बात अब काफ़ी हद तक तय होती हुई नज़र आ रही है कि जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो हमारे इदारे हैं वो नए इंतखाबात की तरफ जाने के लिए उन्होंने कुछ आमादगी भी जाहिर कर दी है और इस सिलसिले में कुछ अमली इक़दामात भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसका एक सबूत आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ पर ऑफिशियली इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नए इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियों में तेज़ी ला दी है और उनका ये कहना है कि अब हम मुख्तसर नोटिस के ऊपर इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ ये ऐलान भी उनकी तरफ से कर दिया गया है कि अगले इलेक्शंस के अंदर आरटीएस सिस्टम जो पिछले 2018 में बैठ गया था वो इस मर्तबा नहीं बैठेगा, क्योंकि इन इलेक्शंस के अंदर आरटीएस इस्तेमाल ही नहीं होगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आरटीएस इस मर्तबा इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर आरटीएस की जगह कौन लेगा। सवाल ये भी पैदा होता है कि नया निगरान वज़ीर आज़म कौन हो सकता है और ये इंटरव्यूज़ कब लिए गए और कब ये इंटरव्यूज़ को मुकम्मल किया गया। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब इस सेटअप को जो है वो तस्लीम कर लेंगे और क्या वो जो नवंबर के अंदर जो अपॉइंटमेंट होने जा रही है क्या वो मौजूदा हुकूमत के होते हुए ही की जाएगी या निगरान सेटअप के अंदर की जाएगी। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी मज़ेदार लेकिन ख़तरनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि एक इतला सामने आई है, बल्कि ये कहें कि ये एक मुखबरी मिली है जिसके ज़रिए इस बात का इजहार किया जाएगा कि जनाब इमरान खान साहब आखिर वो कौन सी दवाई है जो वो इस्तेमाल करते हैं और वो दवाई इस्तेमाल करने के बाद वो अमूमी तौर पर कुछ बहकी सी बातें करना शुरू कर देते हैं, जहां पर वो लोगों के रोकने के बावजूद भी वो सब कुछ कह जाते हैं जो जिसके लिए इजलासों के अंदर या निजी तौर पर इमरान खान साहब को मशवरा दिया जाता है। मिसाल है इसकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगरचे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को इमरान खान साहब की तरफ से खुद अपॉइंट किया गया था, उनकी तारीफों के पुल बांधे गए थे, उनको अपराइट आदमी करार दिया गया था, उनको ईमानदार आदमी करार दिया गया था। ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद इमरान खान साहब की तरफ से उनको करार दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने न्यूट्रल होने की कोशिश की या जब वो न्यूट्रल हुए तो वो इमरान खान साहब के नज़दीक एक इतना बड़ा जुर्म था जिसको इमरान खान साहब किसी भी सूरत में नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी रिसेंटली उन्होंने बोल न्यूज़ को इंटरव्यू के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के लिए घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि या तो वो हवास जो हैं वो उनके अपने काबू में नहीं रहते, अपने जज्बात को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर कुछ असरात हैं, कुछ अद्वियात के असरात हैं जो उनके ऊपर नमूदार हो जाते हैं। क्योंकि बनी गाला में जो इमरान खान साहब का जो पर्सनल फिजिशियन है उसकी तरफ से कुछ इस किस्म की मुखबरी की गई है कि इमरान खान साहब आजकल कुछ बहुत ही ज़्यादा दबाव का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से वो रात देर तक जागते हैं और सुबह अर्ली उठ जाते हैं। उनका जो नींद का वक्फा है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता चला जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि सोच रहे हैं कि उन्होंने फ्यूचर सेटअप के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना। अगर उनको इंतखाबी अमल से आउट कर दिया जाएगा, जिसका वो इजहार करते हैं कि उनको टेक्निकल नॉकआउट करने की तैयारी की जा रही है, अगर वो नॉकआउट होंगे तो फिर क्या किया जाएगा, किस तरीके से वो रेल्म ऑफ अफेयर्स के अंदर दोबारा अपने आप को शामिल कर पाएंगे। अजीबोगरीब सी सिचुएशन है जिसने उनके असाब पर और उनके ज़हनी जो सलाहियतें हैं उनके ऊपर खासा दबाव डाला है। और कुछ इस किस्म की इतला तो उस बंदे की तरफ से आई हैं जो वहाँ पर मामूर है, उसका ये कहना है कि जनाब वो जो इमरान खान साहब ने, याद है एक मरतबा जब वो ये गालिब मार्केट के अंदर गिरे थे 2013 की इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो उसके दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे जब शौकत खानम लेके जाया गया तो मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे टीके लगाए जिससे आम नर से भी मुझे हुरे नज़र आना शुरू हो गई। तो इस वक्त जो उनको कुछ चीज़ें इस्तेमाल कराई जा रही हैं ताकि उनके असाब रिलैक्स करे और वो ज़रा थोड़ा सा उनको जितनी भी देर उन्होंने सोना है ज़रा कुछ गहरी नींद इस्तेमाल की जाए, तो उनको कुछ ख़ास किस्म के ट्रंकुलाइजर्स इस्तेमाल कराए जा रहे हैं जिससे उनका असाबी तनाव
जो है वो खासी हद तक कम हो। अब ये नहीं समझ लग रही कि वो ट्रंक्लाइजर्स के नाम क्यों नहीं दिए जा रहे, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त सीना गजट घूमते रहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने फलां चीज़ इस्तेमाल कर ली, इमरान खान साहब ने हुरों वाला टीका इस्तेमाल कर लिया। बहुत सारे लोग किसी और एतबार से भी बात करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उनके जो वहाँ पर मौजूद फिजिशियन है और उस फिजिशियन ने अमले के साथ कोई लाइट मूवमेंट के अंदर गुफ्तगू करते हुए इस बात का इज़हार किया कि उनको मखसूस किस्म के ट्रंक्लाइजर्स हैं जो इस्तेमाल कराए जा रहे हैं ताकि उनके असाब जो है वो पुरसकून रहें, वो दबाव में ना आएँ और वो जो है अपनी नींद पूरी कर सके। लेकिन इसके भी कुछ यकीनी तौर पर असरात होते हैं। अगर आप मुसलसल अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, अगर आप मुसलसल सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको भी ये जो अमूमी तौर पर जो जहनी कैफियत हैं वो मोतदिल नहीं रहती। बल्कि आपको याद है कि कल के एक वीलॉग में मैंने मोनस इलाही साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी बताया था कि वो ये कहते हैं कि हम कह के आते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा नहीं लेना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ख़ास किस्म की तनाव वाली बातें नहीं करनी, बम को लात नहीं मारनी, उनके साथ बना के रखनी है। हमारे सामने वो बात मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम निकल के बाहर आते हैं और इमरान खान साहब किसी जलसे में जाते हैं वो दोबारा वैसे ही बातें करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई दवाई ऐसी है जो इमरान खान साहब मुसलसल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसके इफ़ेक्ट सामने आते हैं। जिस तरीके से इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो इस बात का इजहार करते हैं कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट कराया जा रहा है या मुस्लिम लीग नून मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश कर रही है और अगर मैं टेक्निकल नॉकआउट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाऊँगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई आपको किसने मशवरा दिया था? वो तकरीर आपको नवाज शरीफ ने लिख के दी थी जो F9 पार्क में आपने मुअज़्ज़ज़ खातून जज साहिबा के ख़िलाफ़ की, या ये जो मशवरा है ये आपको शहबाज शरीफ ने दिया था कि आप जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू करें? ये तो किसी ने नहीं मशवरा दिया, ये तो उन्होंने खुद सोचा और ख़ुद इस बात का इरशाद फरमा दिया कि जनाब मुझे इस किस्म की चीज़ें ख्वाब ख्याल में आती हैं या मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं उनके इस्तेमाल के नतीजे में सामने आती हैं। तो फिर अगर आप ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करेंगे सुकून आवर किस्म की, जब ऐसे टीके लगाएंगे जब जहाँ पे आपको हुरे नज़र आना शुरू हो जाए या ये जो अद्वियात हैं जो आपको सुकून फराहम करने की कोशिश करें, तो फिर कुछ नताइज हैं जो सामने आते हैं, फिर उन नताइज को भुगतना पड़ता है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से किसी मुतदिल बात की तवक्को रखना ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा नामुनासिब बात है। अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कोई कौमी यकजहती का अंसर उभर के सामने आएगा, या वो ऐसी बात करेंगे जो लोगों को जोड़ने का सबब बनेगा, या वो इस तरह का कोई पॉजिटिव इम्प्रेशन देंगे जिसके नतीजे में ये लगेगा कि वो अपनी सियासी पोलिटिकल एक्टिविटीज़ को एकदम साइड पर रखते हुए वो सैलाब ज़दगान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, तो ऐसा सोचना बिल्कुल फजूल है क्योंकि वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वो जिस लाइन पर चल जाएं उन्होंने उस लाइन से पीछे नहीं हटना। अब जहां तक इस बात की है कि जनाब इमरान खान साहब अगर उनको एतमाद में लिया जाए नए निगरान सेटअप के हवाले से तो क्या वो उसको तस्लीम कर लेंगे? तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उनको ब्रीफ करने वाला कौन होगा? अगर तो कोई ऐसी शख्सियत होगी जिसके ऊपर इमरान खान साहब को एतमाद होगा, वो अगर इमरान खान साहब से मिलेगा, इमरान खान साहब को जाके पूरी चीज़ें बताएगा, तो फिर तो इस बात के इम्कानात पैदा हो जाएंगे कि इमरान खान साहब निगरान सेटअप के ऊपर एतमाद का भी इजहार कर दें और उसको कबूल भी कर ले। क्योंकि नए इलेक्शंस यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, क्योंकि उसके नतीजे में इम्कान ये है कि शायद हमारा जो इस वक्त पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाए और हमारी जो माशी जो सतह पर हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाए। क्योंकि इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मार्केट भी कंट्रोल में नहीं होगी और हम अपनी इकनॉमिक कंडीशंस को भी काबू में नहीं रख सकते। इसी तरीके से एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ है जिसके अंदर इस बात का इजहार किया गया है कि जनाब नए वज़ीर आज़म के इंटरव्यूज़ को मुकम्मल कर लिया गया है, नाम फाइनल कर लिया गया है और इतलात इस किस्म की हैं कि नया जो वज़ीर आज़म आएगा निगरान, उसके नाम के अंदर शीन लफ्ज़ डेफिनेटली आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम शीन से शुरू हो, वो नाम कोई और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब्दुल हफीज़ शेख हो सकता है, क्योंकि ये नाम अगर हम पूरा देखेंगे तो उनके नाम के अंदर शीन आता है। तो मिसाल के तौर पर इस किस्म का नाम ऐसा हो सकता है, इशरतुल इबाद हो सकता है, इशरत हुसैन हो सकता है, जिसमें नाम शीन आए, तो वो इस किस्म का कोई नाम है। लेकिन इस किस्म की भी कुछ है कि वो बंदा जो भी होगा वो जो इकोनॉमिकल साइड है वो उसको भी अच्छे तरीके से समझता होगा और ये सेटअप जो है निगरान सेटअप
یہ کوئی میرا خیال ہے کہ فروری کے آخر تک اس کو چلایا جائے گا اور ممکنہ طور پر مارچ کے اندر الیکشنز ہوں گے، کیونکہ جنوری کے اندر الیکشنز ہو نہیں سکتے۔ اکتوبر کے اندر اگر نیا سیٹ اپ آئے تو 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشنز کرانے ہیں، تو 90 دن جنوری کے اندر ختم ہوتے ہیں، لیکن جنوری میں چونکہ سردیاں عروج پہ ہوتی ہیں، برف باری کے وہ جو ہے سیزن ہوتا ہے، تو جنوری کے اندر الیکشنز ہونا اس حوالے سے خاص سے مشکل کام ہے۔ البتہ فیبرری میں ہو سکتے ہیں یا مارچ کے اندر ہو سکتے ہیں، اس کی آئین کے اندر کچھ گنجائش موجود ہے۔ دوسرا معاملہ آ جاتا ہے نومبر میں ہونے والی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ کا۔ اب اس کے لیے دو آپشنز ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ 15 اکتوبر سے پہلے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر اتفاق رائے کر لیا جائے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے، اور اس کے بعد موجودہ حکومت جانے سے پہلے یہ اپوائنٹمنٹ کو اناؤنس کر جائے اور نومبر کے اندر صدر صاحب اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں اور یہ ٹرانزیشن بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائے، یا جانے سے پہلے حکومت موجودہ چیف کو ہی ایکسٹینشن دے دے۔ یہ آپشنز ہیں، اس میں مجھے نہیں پتا وہ کون سی آپشن استعمال کریں گے۔ البتہ نگران حکومت کے حوالے سے کچھ اس قسم کی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نگران حکومت بڑی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتی، جبکہ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہر طرح کی اپوائنٹمنٹ کر سکتی ہے۔ آئین میں کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر اپوائنٹمنٹ کرے گا بائی ہز اون ڈسکریشن، اور صدر صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ اب یہ ایک دوسری رائے ہے، یعنی دونوں صورتیں اویلیبل ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ اعتراض ہے کہ موجودہ حکومت جو نئے چیف ہے اس کی اپوائنٹمنٹ نہ کرے۔ اب اگر ان کی یہ والی بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نگران سیٹ اپ کے اندر اس بات کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ وہ نئی اپوائنٹمنٹ کر سکے۔ اب اس کا اظہار کچھ نجم سیٹھی صاحب نے بھی کیا ہے۔ نجم سیٹھی صاحب نے نیا دور کے پروگرام خبر سے آگے میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب اکتوبر موجودہ حکومت کا آخری مہینہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان صاحب کے دباؤ میں آ چکی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی کوئی فیصلہ ایسا آئے گا جو عمران خان صاحب کو جس کے نتیجے میں کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس وقت چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے عدلیہ ہے، وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے کچھ سافٹ کارنرز موجود ہیں، اور وہاں پر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ان کو کوئی سخت قسم کی کوئی سزا دی جائے گی۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو سخت سزا مل بھی جائے تب بھی ان کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا آپشن موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے نجم صاحب کا بھی کہ اکتوبر کے اندر جو ہے وہ نگران سیٹ اپ آنے کا امکان ہے۔ اب اگر اکتوبر کی والی بات، ان کی بھی بات درست ہے، اور جہاں سے یہ انفارمیشن آئی ہے یہ بات بھی درست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو مہینہ ہے سپٹمبر اکتوبر، یہ بہت زیادہ دھماکہ خیز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ حکومت بھی یہ کوشش کرے گی کہ اپنے لیے کچھ گنجائش حاصل کرے، اور عمران خان صاحب بھی کوشش کریں گے کہ وہ حکومت میں دباؤ میں لا کر عوامی امیج اپنا بلڈ کر سکیں۔ البتہ اس سارے سینیریو کے اندر ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ طے ہے کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے، اور وطن واپس آ کر وہ جیل نہیں جائیں گے، یہ بات بھی طے ہے۔ اور اگلے انتخابات میں عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کھل ڈل کے میدان میں ہوں گے، اور لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، اور انتخابات بھی فیئر اینڈ فری ہوں گے۔ یہ ایک فارمولہ ہے جو طے کر لیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 2018 کے اندر جس نظام کو اپنایا تھا، جس کا نام تھا رزلٹ ٹرانسفر سسٹم، جو بیٹھ گیا تھا، جس کے اوپر بھی بہت زیادہ بحث چلی ہے۔ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جناب ہمیں اقتدار سے نکالنے کے لیے RTS بیٹھا، اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایبسولوٹ میجورٹی حاصل کرنے سے روکنے کے لیے RTS کو بٹھایا گیا۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے انتخابات کے اندر RTS استعمال نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیا نظام ہے جو استعمال کیا جائے گا، اور وہ ہے رزلٹ مینجمنٹ سسٹم RMS۔ اس نظام کو متعارف کرایا جائے گا، اور الیکشن کمیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نظام کی انہوں نے جو ٹیسٹ ٹرائل ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ اب اس کا آڈٹ کرایا جائے گا، اور آڈٹ کرانے کے بعد کسی انٹرنیشنل لیول کی کمپنی کے ذریعے یہ جو سسٹم ہے اس کو تیار کرایا جائے گا، اور اگلے انتخابات کے اندر
इस सिस्टम को इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब देखना यह है कि पिछली दफ़ा आरटीएस बैठा था, इस मरतबा आरएमएस क्या नतीजा निकालेगा, क्योंकि इसके अंदर उनका यह कहना है कि जनाब पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी इस आरएमएस के ज़रिए ट्रांसफ़र किए जाएंगे। दावे तो आरटीएस के बारे में भी बहुत ज़्यादा थे, दावे आरएमएस के बारे में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन देखना यह है कि ये आरएमएस इस मरतबा किसके हाथ खिलौना बनेगा, क्योंकि अगर वो खिलौना बनेगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने का एहतमाल है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।